हाँ तो चलिए गॉस लॉ की हेल्प से कुछ कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एक चीज याद रहे कि गॉस लॉ जो होता है वो वैलिड तो हमेशा होता है, लेकिन उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव्ड सिर्फ सिमेट्रिक केसेस में हो पाता है। ठीक, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल की हेल्प से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस उस पॉइंट का डिस्टेंस का फंक्शन है। कहां से डिस्टेंस? इसके सेंटर से डिस्टेंस का फंक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज डेंसिटी जो होगी वो r पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर r ज्यादा होगा तो वहां चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और जहां r कम होगा वहां चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। और ये है कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक, तो मैं आपसे बोलूं कि एक मेरा ये वाला पॉइंट है और मैं आपसे बोलूं एक मेरा ये वाला पॉइंट है, बताइए कहां पर dv वॉल्यूम में चार्ज ज्यादा आएगा? तो यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि सेंटर से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ के dv वॉल्यूम में जो चार्ज आएगा वो यहाँ के dv वॉल्यूम की तुलना में ज्यादा आएगा। ठीक, तो अब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि पॉइंट टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो देखिए एक ये सिमेट्रिक सिचुएशन है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। मतलब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? स्फेरिकल सिमेट्रिक। तो इस वाले केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। तो देखिए मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन देखें। ठीक, आप क्या करिए, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करिए। गॉसियन सरफेस मतलब एन इमेजिनरी सरफेस, और आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करिए, आर रेडियस का। ठीक, अब मुझे बताइए जो मेरा ये स्फेरिकल सरफेस है, अगर मैं हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, तो एक बात की गारंटी है कि इन हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि जैसा ये पॉइंट है वैसा ही ये पॉइंट है, 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 मतलब ईच पॉइंट एक जैसा है। इसलिए हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा हर जगह पे वो किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। और हमें कुछ नहीं दिया जाता तो हम उसको एज ए पॉजिटिव की तरह डील करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करूं तो ड्यू टू सिमेट्री इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और हमने माना वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। अब कोई कहता है कि सर क्या पता यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ हुआ तो देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। कारण क्या है? अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर माना तो आप क्या करिए, इसके दो पार्ट अज्यूम करिए, ऐसे दो पार्ट अज्यूम करिए, यहाँ से ऐसे दो पार्ट अज्यूम करिए। अब अपर वाला पार्ट जैसा है वैसा ही लोअर वाला पार्ट है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में दोनों एकदम आइडेंटिकल है। तो अपर वाला पार्ट अब नाराज हो जाएगा, बोलेगा कि यहाँ पे फील्ड इधर क्यों हुआ, इधर क्यों नहीं हुआ, और ऐसा हो नहीं सकता कि कॉन्ट्राडिक्शन फंस जाए। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड, और हर जगह पे मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। और ये कौन है? ये स्फेरिकल सरफेस है। अब गॉस लॉ ये कहता है कि देखिए आप E डॉट dA कैलकुलेट करिए। गॉस लॉ क्या बोलता है कि आप इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA ओवर द सरफेस, और ये जो चीज आएगी वो बराबर आएगी Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Qn टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए अगर मैं इस पूरे सरफेस पे dA एरिया अज्यूम करूंगा तो ईच dA वेक्टर किधर होगा? वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब रेडियली आउटवर्ड। आप याद करिए स्फीयर पर डाला गया परपेंडिकुलर कहां से पास करता है? स्फीयर के सेंटर से। तो जो dA वेक्टर आप कंसीडर करेंगे उनके एरिया वेक्टर कहां से पास करेंगे? सेंटर से पास करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन से डायरेक्शन में है? आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो E डॉट dA का जो वैल्यू आएगा वो आएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू cos 0। अब बात आती है कि Qn टोटल कितना होगा। अगर आपको Qn टोटल मिल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन मुद्दा फंस गया हमारा Qn निकालना। तो Qn कैसे निकलेगा मैं उसकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। देखिए Qn निकालने के लिए आपको अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। Qn आपको कौन सा निकालना है? इतने स्फीयर जो ये स्फेरिकल सरफेस है गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, मतलब इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है ये आपको निकालना है। तो उसके लिए मैं देखो आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो ये हमारा स्फीयर है, पूरा बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल R है। ये पूरा बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, और इसके अंदर मुझे इस R रेडियस के वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो चार्ज पता करना है। तो तरीका ये है कि आप क्या करिए, सेंटर से
x रेडियस पे जाकर dx मोटाई की एक स्फेरिकल सेल एज्यूम कर लो। x रेडियस पे जाके dx मोटाई की एक स्फेरिकल सेल एज्यूम कर लो। ठीक, तो ये x है और x पे जाके dx मोटाई का एक स्फेरिकल सेल एज्यूम कर लो। ठीक, इसका स्फेरिकल सेल का अगर हम वॉल्यूम लिखें dv तो वॉल्यूम कितना आएगा, वो आएगा 4 पाई x² dx। और इसमें अगर हम चार्ज लिखें dq तो उस चार्ज का वैल्यू कितना आएगा, दैट चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितना, रो इनटू दैट वॉल्यूम। अब देखिए मैंने चार्ज डेंसिटी सीधे इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हर पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो एक जैसा, यहाँ का हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x। अब ये मत बोलना सर आपने तो इतना बड़ा बना दिया, अरे वो आपके समझने के लिए बड़ा बनाया है। अगर मैं एक चींटी के नाखून के बराबर बनाऊंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इस समझने के लिए बड़ा बनाया है। ठीक, तो हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस बराबर है x, तो हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी बराबर होगी और वो कितनी है, रो। तो चार्ज डेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया जाए तो dq का जो वैल्यू आया वो आया रो का वैल्यू कितना है, रो नॉट x अपॉन कैपिटल R। अरे इन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, x, तो r की जगह क्या लिखा जाएगा, x, ये r क्या था, सेंटर से डिस्टेंस, इनटू 4 पाई x² dx। इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो q आएगा, तो q इक्वल टू कांस्टेंट चीज को बाहर फेंक दिया जाएगा, अंदर कौन बचेगा, x³ dx। इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, x⁴ अपॉन 4 और जो लिमिट पुट किया जाएगा वो 0 से लेके r तक। तो q का जो वैल्यू आया वो आया रो नॉट 4 पाई r⁴ अपॉन 4r। तो ये हमें q ही तो चाहिए था, तो q मिल गया, तो इस q को ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया वो आया E = 1/4 पाई r² इनटू 1/ε0 इनटू दैट q। q कितना है वो हमने निकाला, कितना है, रो नॉट, 4 से 4 को काट देते हैं तो रो नॉट पाई r⁴ अपॉन कैपिटल R। ठीक, तो देखिए E कितना आया, E आया आपका 1/4 पाई ε0 इनटू, ऊपर क्या आएगा, देखिए ये r² है, r⁴ है, ऊपर क्या बचेगा r², तो ये आया रो नॉट r² अपॉन कैपिटल R। ठीक, तो देखिए 1/4 पाई ε0 हो गया, रो नॉट हो गया, एक ऊपर पाई भी है, हाँ तो एक ऊपर पाई भी है, तो आप ऐसे करिए पाई से पाई को काट दीजिए तो यहाँ नीचे ये पाई भी नहीं रहेगा, तो ये क्या आया 1/4 ε0 रो नॉट r² अपॉन कैपिटल R। थोड़ा साफ साफ ऐसे सजा के लिखना है तो सजा के लिख दो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक, तो देखिए ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, स्फेरिकल, इसको बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए एक लाइन चार्ज है, एक कैसा चार्ज है, लाइन चार्ज है। तो जो हमने वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था उसको मैं फिर से डिराइव करके दिखाता हूं। मान लीजिए एक लाइन चार्ज है और चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड दैट इज कांस्टेंट। और हमारा टास्क है इस वायर के कारण, इनफाइनाइट लेंथ की बात कर रहा हूं, फाइनाइट की बात नहीं कर रहा, और हमारा टास्क है इस वायर से किसी कोई पॉइंट है A जिसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक R, और हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। ठीक, तो सॉल्यूशन अब मैं करने जा रहा हूँ, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, तो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। तो मैं आपको इमेजिन करके दिखा रहा हूँ, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये है आपका सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक, और यहां पे ये जो मेरा सिलेंडर का लेंथ है वो लेंथ का लेट से कैपिटल L। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो ये गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर किया, तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, किसी भी पॉइंट पे इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। कारण क्या है, सिमेट्री। क्यों, क्योंकि अगर आपने परपेंडिकुलर, ये वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर, अगर आप बोले नहीं इधर हुआ तो आप ऐसा करिए, ऐसे प्लेन कंसीडर करिए, अपर हाफ लोअर हाफ। अब जैसा अपर हाफ है वैसा ही लोअर हाफ है, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे मान लिया तो ये अपर हाफ नाराज हो जाएगा, बोले कि लोअर हाफ में ऐसा क्या था जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो गया। जब बराबर थे तो बात बराबर रहनी चाहिए थी। तो ड्यू टू दिस सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, तो हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर, और पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी ये पॉइंट है
सिलेंडर की कर्व सरफेस पे जितने भी ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये जितने भी पॉइंट है इस कर्व सरफेस पे, इन सभी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो भी बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो ड्यू टू दिस सिमेट्री इन हर पॉइंट पे इस कर्व्ड सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे, कर्व्ड सरफेस के, मैं फ्लैट नहीं बोल रहा हूं, मैं कर्व्ड बोल रहा हूं, कर्व्ड सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा। कारण क्या है? ड्यू टू सिमेट्री। अब ऐसे करते हैं, हम फ्लक्स लिखते हैं। तो अच्छा एक बात और करते हैं कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। किधर होगा? वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा, इधर होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा, इधर होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा, इधर होगा। अब हम गॉस लॉ की मदद लेते हैं। गॉस लॉ कहता है कि पूरी क्लोज सरफेस से आप फ्लक्स लिखिए और फ्लक्स को बराबर कर दीजिए किसके? Q इन टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरी सरफेस से अगर फ्लक्स लिखा जाए तो देखिए कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा वो बताता हूं। तो कर्व सरफेस पर अगर आप डीए एरिया मानेंगे और उस डीए एरिया का आप डायरेक्शन देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड, तो डीए भी किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। आप सोचो ना ऐसे सिलेंडर सरफेस पर डीए एरिया, तो अगर इस पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे डीए पे तो ये परपेंडिकुलर किधर आएगा? रेडियली आउटवर्ड। तो इसका अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो फ्लक्स आएगा E इंटू 2 पाई आर एल इंटू कॉस 0, क्योंकि हर जगह पे दोनों में एंगल क्या है? 0, प्लस फ्लैट पार्ट से फ्लक्स क्या आएगा? 0, प्लस यहां से फ्लक्स आएगा 0। कारण क्या है? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन, इधर का एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। तो E डॉट डी कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। वैसे यहाँ पे एरिया वेक्टर, वैसे यहाँ पे एरिया वेक्टर। और ये किसके बराबर होगा? ड्यू टू सिमेट्री बराबर होगा Q इन टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पर यूनिट लेंथ चार्ज कितना है? लैम्डा, और लेंथ कितना है? L। तो चार्ज कितना हो गया? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व किया जाए तो E का जो वैल्यू आया वो आया लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ठीक, तो L से L कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक, तो ये फॉर्मूला देखिए अपने वहां पे डिराइव करके देखा था। इनको हम गॉस लॉ की हेल्प से भी डिराइव कर सकते हैं कि ये कितना आएगा। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए एक हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको मैं बोल देता हूं ये हॉलो है, हॉलो। और चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और हॉलो है तो चार्ज कहां पर होगा? सरफेस पे। और मेरा टास्क है अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना और बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था तो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मैंने प्रूफ किया था सॉलिड एंगल की हेल्प से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। ठीक, तो मैं गॉस लॉ की हेल्प से भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाता हूं। तो अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाता हूं। तो सॉल्यूशन, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। तो एक हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया। अब मैं कह रहा हूं कि ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो रेडियली इनवर्ड होगा और या रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर हुआ तो है या नहीं ये तो मुझे सॉल्यूशन किए बिना तो पता चलेगा नहीं। तो पहले मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E। अगर हुआ तो रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड होगा ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री। अब गॉस लॉ लिखा जाए तो अगेन ड्यू टू सिमेट्री हर जगह मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? रेडियली इनवर्ड। तो इस सरफेस से जब फ्लक्स लिखा जाएगा तो D आएगा बाहर की तरफ, E किधर? अंदर की तरफ आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180। और ये किसके बराबर आएगा? Q इन टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर कितना चार्ज है इस सरफेस के? 0। तो फ्लक्स कितना आएगा आपका? Q इन टोटल कितना आया? 0। तो यहां से देखिए E कितना आया? 0। तो वहां पे हमने सॉलिड एंगल से प्रूफ किया था, यहां पे हमने गॉस एंगल से प्रूफ किया, गॉस थ्योरम से प्रूफ किया है, गॉस लॉ से प्रूफ किया कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0। अब बात करते हैं बाहर वाले पॉइंट की कि बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मान लीजिए हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। मान लीजिए हम इस वाले यहां पर ले लेते हैं। मान लीजिए हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। मैं इसी में बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म हॉलो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, और ये सेंटर से डिस्टेंस इस पॉइंट का स्मॉल r। और आपको ये लिखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन, कंसीडर ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r हैविंग कंसेंट्रिक विद दिस स्फीयर। तो मैं आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करके दिखाता हूं। दिस इज द गॉसियन सरफेस। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ये कहता है कि इस सरफेस से आप फ्लक्स लिखें और वो फ्लक्स किसके बराबर आएगा? Q इन टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ये कह दूं बेटा कि इस सरफेस से जो फ्लक्स आएगा, तो देखिए
ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो रेडियली इनवर्ड होगा और या रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हम मान लेते हैं इसको पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, तो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, रेडियली आउटवर्ड। और ड्यू टू सिमेट्री हर जगह पे जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड भी बराबर आएगा एट ईच लोकेशन, एट ईच पॉइंट मैग्नीट्यूड आर आल्सो इक्वल। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा तो फ्लक्स कितना आएगा, E इंटू 4πr² इंटू cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी किधर आएगा, बाहर की तरफ। क्यों, स्फीयर पे डाला गया परपेंडिकुलर किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड। स्फीयर पे डाला गया परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेंगे ना, रेडियस वाली लाइन के अलावा ऐसे तो स्फीयर ऐसे परपेंडिकुलर डाला, तो हम एरिया वेक्टर किधर लेते हैं, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, बाहर की तरफ। एंगल कितना है, 0। और ये किसके बराबर आएगा, अंदर टोटल चार्ज। तो मैंने माना कि इस स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है वो है Q, तो और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब देखिए, अगर बात करते हैं कि मान लो सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो क्या होता, तो अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो मैं ये नहीं कह पाता कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड होगा, प्लस मैं ये भी नहीं कह पाता कि हर जगह मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक, तो हर जगह पे ऐसे E बाहर नहीं लिखा जाता और हर जगह पे ऐसे एंगल 0 नहीं लिखा जाता। फिर ये क्या होता है, E इंटीग्रेशन के अंदर होता है, इंटीग्रेशन E डॉट D। ठीक ठीक, चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में लेके समझा देता हूँ। आप ऐसा करिए, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E1 E2 E3 E4 E5 और हर जगह पे एंगल मान लीजिए θ1 θ2 θ3 θ4। ये किसका एंगल है, ये इन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है। ये पॉइंट कहां पर कंसीडर किए मैंने, गॉसियन सरफेस पे। तो क्या आता, आप ऐसे लिखते हैं E1 dA1 cos θ1 प्लस E2 dA2 cos θ2 and so on, and that equal to total charge, that is Q upon epsilon naught। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं कि ये E1 E2 E3 बराबर होंगे, और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं θ1 θ2 θ3 ये सब क्या होंगे, 0 डिग्री। तो इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन यू कैन राइट, क्या आप राइट कर सकते हैं, E1 E2 E3 को मैं E मान लेता हूं, तो ये आया E, सारा DA ऐड होके क्या बनेगा, 4πr²। ये पूरा एरिया, क्योंकि DA क्या माना था, गॉसियन सरफेस का एलिमेंट माना था ना, तो DA कौन था, गॉसियन सरफेस का छोटा सा एरिया, फिर DA गॉसियन सरफेस का छोटा सा एरिया, और ये सारे DA ऐड होके क्या बनेंगे, गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया, एंड दैट इज 4πr² और cos 0 दैट इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया 1/4πε0 इनटू Q अपॉन r², जिसको आप KQ अपॉन r² लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला इस तरह से आ गया जैसे कि इस स्फीयर के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा हो। इसका मतलब ये मैथमेटिक्स हमसे ये कह रही है, हमें देखिए सुनना आना चाहिए मैथमेटिक्स को, ये मैथमेटिक्स हमसे कह रही है, ये कह रही है कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए आप क्या करना, पूरे स्फीयर के चार्ज को कहां मान लेना, उसके सेंटर पे। सिर्फ कौन से वाले केस में, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, तो ये तो हुआ हॉलो के कारण। अब मैं आपको सॉलिड के कारण लिख के दिखाता हूं। ठीक, तो सॉलिड के कारण लिख के दिखाते हैं, तो देखिए सॉलिड के कारण लिख के दिखाते हैं। चलिए अब देखिए, मान लीजिए ये आपका सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर में चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम में। तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, और टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है Q, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मेरे से पूछा गया है कि बताइए सेंटर से डिस्टेंस r पे, ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस r है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये डिस्टेंस r है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए सॉल्यूशन। कंसीडर ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r कंसेंट्रिक विद दिस सॉलिड स्फीयर। ये इमेजिनरी सरफेस होती है। अब ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड मान लेते हैं, ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री, हर जगह मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। और जब मैं इस गॉसियन सरफेस पर DA कंसीडर करूंगा तो उस DA का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो जब फ्लक्स लिखा जाएगा तो वो आ जाएगा E इंटू 4πr² इंटू cos 0 एंड दैट इक्वल टू Q इन। तो अंदर कितना चार्ज होगा, तो देखिए इस पूरे का रेडियस है कैपिटल R, तो वो आएगा Q अपॉन
4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई इसके अंदर टोटल चार्ज चाहिए ना, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो गई डेंसिटी और इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 4/3 पाई यहां से कट गया, तो ये आया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर है Q इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसको इधर ले जाके डिवाइड लगाइए, तो E का जो वैल्यू आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर क्यू से आर स्क्वायर, आर क्यू पर आर बचेगा अपॉन आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, ये आया के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ठीक, अब मान लीजिए इसी सॉलिड स्फीयर के कारण मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए बाहर के पॉइंट पे, किसी सॉलिड स्फीयर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, याद रहे ये फॉर्मूला कब आया था, जब चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि सारे ई बराबर में तभी बोल पाऊंगा जब चार्ज कैसा होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और वही है, बस हमें बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये रेडियस आर डिस्टेंस आर दे रखी है सेंटर से। तो सेम स्टोरी, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस कंसेंट्रिक विद दिस स्फीयर, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री। और जब मैं फ्लक्स लिखूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिखता हूं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0, और ये किसके बराबर आएगा, अंदर चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, जितना इस गोला में चार्ज है, गोला में चार्ज हमने कितना माना है Q, तो E का जो वैल्यू आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, KQ अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए फिर से मैथमेटिक्स आपसे कह रही है, आप मैथमेटिक्स को सुनिए, वो कह रही है आपसे, क्या कह रही है कि अगर सॉलिड स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको उसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या करना, उसके पूरे के पूरे चार्ज को कहां मान लेना, उसके सेंटर पे मान लेना। तो आप जो फॉर्मूला लिखेंगे एज ए पॉइंट चार्ज, वो इसी का फॉर्मूला होगा। देखो ये फॉर्मूला किसके बराबर है, लाइक ए पॉइंट चार्ज। इसका मतलब फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट होल चार्ज कैन बी अज्यूम्ड एज ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। ये हम नहीं कह रहे, ये मैथमेटिक्स कह रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।